नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की योजनाओं के बारे में बताया। प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम और गहनता से जांच करने के लिए प्रदेश में साइबर अपराध थाना की शाखाएं खोली जा रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध थाना खोलने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में झज्जर और भिवानी में साइबर अपराध थाना खोले गए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झज्जर की है, जहां साइबर अपराध थाना का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने किया, तो वहीं भिवानी में पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने साइबर अपराध थाना का उद्घाटन किया। ये हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहां पे मल्टीपल थाने, और बाकी हर जिलों में खासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए, और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें जो पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। ये आज भिवानी जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई से। इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर जो साइबर से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं उनका एफआईआर का रजिस्ट्रेशन भी होगा, और साथ में एक विशेष टीम जो कि आईटी के मामलों में, साइबर क्राइम के मामलों में दक्ष है, जो अच्छे से ट्रेंड है और मोटिवेटेड है, उनको साइबर क्राइम के मामलों को सॉल्व करने के लिए लगाया गया है। इस पुलिस स्टेशन के आने से भिवानी जिले में जो साइबर क्राइम के केसेस हैं उनको ट्रेस करने में, उनको सुलझाने में सहायता मिलेगी। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां 2 दोस्तों में एक लड़की को लेकर आपस में विवाद हो गया। इस बीच यहां पर कश्मीर सिंह ने अपने दोस्त सिमरनजीत पर गोली चला दी। हालांकि सिमरनजीत सिंह ने बचाव तो किया, लेकिन उसके बावजूद 2 गोलियां उसकी टांग में लग गई, जिसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी कश्मीर सिंह मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। को सुबह 4 बजे सूचना मिली कि लंडोरा मोड़ पे गोली मार दी है किसी सिमरनजीत के, तो मैं मौके पे पहुंचा। वहां पता चला कि कोई कश्मीरी सिंह है लंडोरे का, उसने क्या नाम है सिमरनजीत के गोली मारी है, जिसके टांगों पे मारी है। 4 फायर करे थे, 2 टांगों में छर्रे लगे उसके। वो मुलाना उपचाराधीन है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। थोड़ी कोई इनका कोई लड़की का फ्रेंडशिप का चक्कर था उस मामले में। इनका पहले भी 1 महीना पहले भी इनका तुमा हुई थी और इनका समझौता भी हो गया था। तो ये मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है, जल्द जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके। पलवल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दुर्गापुर गांव में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे ने शिकायत में कहा कि उसके पिता के पलवल की एक कॉलोनी में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है। आगे उन्होंने कहा कि महिला और उसकी बेटी और बेटा कई बार घर आए और मां के साथ झगड़ा भी किया। इतना ही नहीं, पिता जगदीश और उक्त महिला एक सप्ताह के लिए साथ घूमने के बाद शुक्रवार को देर रात घर आए और आते ही उसके पिता ने उसकी मां के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगा। जब तक वो कुछ समझ पाते, उसके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के पेट में गोली मार दी और
अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। गांव का मसला है जिसमें जो आरोपित है जगदीश, उसने अपनी जो घरवाली है उसका गोली मार के उसका मर्डर कर दिया। तो इस संबंध में हमने 302 120 की FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। खबर पानीपत से है, जहां 3 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आशु को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। ASP विजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर तीनों ही ब्लाइंड मर्डर की वारदातों को पर्दाफाश किया। वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी आशु समेत 4 युवकों में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी आशु और राकेश ने सोनू का मर्डर किया और शव को एक खोखे के पीछे फेंक दिया था। उसके बाद आरोपियों ने युवक मोनू की हत्या की साजिश रची और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और नहर में फेंक दिया। 2 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी आशु को डर सताने लगा, तो आशु ने राकेश की हत्या की साजिश रच डाली और हरिद्वार ले जाकर शराब के नशे में धुत कर राकेश का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को पानी में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने एक कड़ी को जोड़कर जांच की तो आशु को असंद नहर के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA-2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई, वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहासुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से। तो उसी बात को लेकर उन्होंने ये पहले सोनू नाम के व्यक्ति को मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलब ही डाल दिया था और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी पता, उन्होंने देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे, तो उन्होंने पहले नहर के पास हसन नाका के पास उसको भी गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी जो है नहर में डाल। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां शुक्रवार देर शाम रोहतक रोड पर बस स्टैंड के सामने एक निजी बस और बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अवस्था में युवक को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को मौके पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया और शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को नए बस स्टैंड के सामने एक्सीडेंट हो गया था कि बाइक सवार थे और बस के साथ एक्सीडेंट हो गया था और एक की तो मौके पर मौत हो गई थी, एक रोहतक रेफर कर दिया है। जो रणजीत था उसको बयान पे मुकदमा कर दिया और जो हरिओम था उसकी मौके पर मौत हो गई है। हरिओम था जो आगरा का रहने वाला है और यहाँ चिनाई का मिस्त्री था। प्रदेश में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील फिर से मंगलवार से शुरू किया गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने भिवानी जिले के सभी स्कूलों के लिए 3.14 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिसे जुलाई तक पूरा करना है। अगर किसी स्कूल में तय बजट का मिड डे मील नहीं बन पाता तो बाकी का बजट विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाला जाएगा। क्योंकि पीछे कोरोना काल में और उसके बाद जो है स्कूलों के बंद होने की वजह से अनाज या खाद्यान्न जो है विद्यालयों में पड़ा था, जिसको विभागीय निर्देशानुसार जो है वो सूखा बंटवाया गया घर घर जाकर और हमारे अध्यापकों ने सभी बच्चों को जो है इसमें कवर किया
और जो उनका हक बनता था वो उनका हिसाब का राशन उनको वितरित किया। अब कल से विद्यालय जो है वो रीओपन हुए आफ्टर समर वैकेशन, और मिड डे मील का जो पका हुआ भोजन है वो सुचारू रूप से अब चल रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिन में सोमवार गेहूं की रोटी और दाल मिलेगा। मेन्यू में क्या रहेगा ये आपको बता रहे हैं। और मंगलवार के दिन चावल और दाल मिलेगा। मिड डे मील में बच्चों को क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा ये आपको बता रहे हैं। बुधवार के दिन चावल और मौसमी सब्जी मिलेगी। इसी के साथ गुरुवार के दिन गेहूं की रोटी और दाल मिलेगी। शुक्रवार के दिन बच्चों को मिड डे मील में चावल और सब्जी मिलेगी। और शनिवार के दिन बच्चों को मिड डे मील में चावल और सोयाबीन मिलेगा। तो पहली से 5वीं कक्षा के लिए गेहूं 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम और सब्जियां 50 ग्राम, तेल 5 ग्राम, वसा 5 ग्राम, ऊर्जा 450 और 6ठी से 8वीं के लिए गेहूं 150 ग्राम, चावल 150 ग्राम, दाल 30 ग्राम। 6ठी से 8वीं के लिए तेल 7.5 ग्राम, वसा 7.5 ग्राम। तो मिड डे मील बच्चों को मिलेगा और फिर से इसकी शुरुआत की गई। इसके लिए पूरा एक बजट तैयार किया गया है। 2 साल के बाद मिड डे मील फिर से शुरू किया गया। तो स्कूलों में फिर से मिड डे मील मिलने लगा। आपको बता दें कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है मिड डे मील में। दाल, चावल, मौसमी सब्जियां और गेहूं की रोटी। चलिए अब खबर चरखी दादरी से है, जहां लघु सचिवालय परिसर में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया और साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आगामी 8 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दादरी में होने वाली रैली को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिले में सभी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि दादरी में होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, सड़क की हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हो, यानी सभी विभागों की, चाहे वो गांव का मामला हो या शहर का मामला, जहां जहां भी दिखते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर उन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए भी सभी विभागों की एक मीटिंग ली थी, ताकि उसको 8 तारीख से पहले उन चीज़ों को दूर करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो मांग पत्र भेज दें। भिवानी में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भिवानी में एक महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सांसद धर्मवीर सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। इतना ही नहीं, इस तरह के प्रशिक्षण से महिलाएं 2 घरों को संवारने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है। आज के बदलते परिवेश में महिलाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने पांव पर खड़ी होकर काम कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आज माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब सब लोग पधारे और सब ने इसको अप्रिशिएट किया। ये एक अनोखा काम आज भिवानी में हुआ है। 45 मशीन के साथ ये सेंटर चालू हो चुका है।
मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं भिवानी की बेटियों को और महिलाओं को उनके पांवों पर खड़ा कर दूंगा। शादी से पहले, शादी के बाद उनको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। जैसा आपने देखा आज भिवानी में 6 स्कीमें मैंने चालू किया है रोटरी की तरफ से। आज भिवानी में हमने एक सिंगर सेंटर खोला है जो रोटरी और सिंगर की एसोसिएशन से इस मंदिर में खोला गया है और हमारा यहाँ पर पूरा सहयोग रहेगा सिंगर की तरफ से। यहाँ महिलाएं तीनों 6 महीने का कोर्स सीखेंगी जो उनको एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में वो यहाँ पर से कोर्स सीख के और अपने आप को एक समझ लीजिए पूर्ण फैशन डिज़ाइनर के रूप में उनको बाहर निकाला जाएगा और एक उनको जो है इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा इन कोर्सेज़ का। और ये कोर्सेज बेसिक से लेकर एडवांस कोर्सेज की पूरी सिलाई सिखाई जाती है और इतना सक्षम उनको बना दिया जाता है कि वो घर बैठ के ही आराम से अपने आप को आत्मनिर्भर होकर अपने लिए कुछ और काम बना सकती है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जीटी रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड का नाका लगाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 14 वाहनों के चालान काटे और 23,500 रुपए का फाइन किया। साथ ही ओवर स्पीड में 3 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए। एसएचओ रामकरण ने बताया कि हाईवे पर ओवर स्पीड का नाका लगाया गया है और नाके में 14 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। आज हाईवे के ऊपर ओवर स्पीड का नाका लगाया है। तो ये नाका लगभग 8:20 के करीब लगाया गया था और अभी जो है नाका अभी क्लोज किया है। तो अब तक जो है 14 चलान किए हैं जिसके अंदर ओवर स्पीड के चलान हैं, लाइन चेंज के हैं, सीट बेल्ट का है सर, विदाउट जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो सवार लेके जाते हैं विदाउट यूनिफॉर्म का चलान है और जिसके दौरान अब तक फाइन 23,500 रुपये किया गया है जिसके अंदर नगद फाइन 15,000 रुपये मौके पे चालकों द्वारा भरा गया है। रतिया के पौष कॉलोनी मॉडल टाउन इलाके के बाशिंदे अधिकारी की लापरवाही के चलते घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं और पिछले काफी महीनों से मॉडल टाउन वासियों को सीवरेज की समस्या सता रही है। सीवरेज का पानी इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि चारों तरफ गंदगी का आलम है। बदबू इतनी हो गई है कि ना घरों में रहते बन रहा है ना बाहर निकलने बन रहा है। निवासियों का घरों में खाना खाना भी मुहाल हो गया है। हमारी कोठी बिल्कुल साथ में है, इसकी गंदगी इतनी बदबू आती है, खाने को जी नहीं करता, रिश्तेदार कोई नहीं आता यहाँ कोई आने को दिक्कत ही नहीं करता कोई। नगर पालिका में जाते हैं कहते काम हो जाएगा, होता है नहीं कभी। इसकी सीवरेज की सफाई नहीं हुई कभी। पहले हो गए साल हो गए इसको ऐसे काम करते हैं, 1.5 साल तो हो गया। नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने जिला प्रशासन के साथ झज्जर शहर का दौरा किया और बारिश के पानी से हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने बताया कि आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जरूरी काम से भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी स्थिति का जायजा लिया गया है और कुछ नालों की निकासी जो रुकी हुई है उन्हें भी दुरुस्त कराया जाएगा, क्योंकि कुछ नाले नगर परिषद के अधीन आते हैं तो कुछ लोक निर्माण विभाग के अधीन आते हैं। तो उन अधिकारियों से भी इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी। कुछ जगह से पानी निकाल भी दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी जैसे कि तैसे हैं। इसलिए हमने जो हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम हैं रविंदर जी, कल डीसी साहब और एसपी साहब ने भी दौरा किया था। आज जो हमारे शहर के एसडीएम है रविंदर जी, उनके साथ हमने पूरे शहर का दौरा किया और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत है। देश में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलभराव की है। जलभराव से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम ने कमर कस ली है। जिला उपायुक्त ने एक स्पेशल ब्रीफिंग सेशन रखा है और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम जिले में लगभग 250
तो गुरुग्राम जिले में लगभग 250 सिविल डिफेंस के लोग एक्टिव मोड में रहते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की सहायता की जाएगी। मॉनसून में वॉलंटियर्स को जिस भी सामान की जरूरत होगी वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। हमने जो हमारी गुड़गांव की सिविल डिफेंस की टीम है उसके साथ इंटरेक्शन किया। लगभग 150-200 के करीब वॉलंटियर्स इसमें शामिल थे और पिछले कोरोना के समय में सिविल डिफेंस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। इस बार हमने तय किया है कि जो आने वाला रेनी सीजन है उसमें जहां भी वाटर लॉगिंग होगी या ट्रैफिक की कंजेशन होगी वहां पे हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो है वो डिप्यूट करेंगे। वो जल भराव की समस्या में भी मदद करेंगे और जो ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में भी ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे। हमने गुड़गांव को 20 वार्ड में डिवाइड किया हुआ है। हमारे वार्डन, डिप्टी वार्डन हर वार्ड में हैं और जब भी कभी कहीं पे कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो वी आर द फर्स्ट रेस्पोंडर और इस चीज़ को हम बनाए रखेंगे। हमारी टीम पूरे जज्बों से भरी हुई है, पूरी समाज सेवा की भावना से भरी। गुरुग्राम में मॉनसून ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है, लेकिन अब जिला प्रशासन ने भारी बारिश में से निपटने के लिए विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर जिला उपायुक्त निशांत सिंह ने बयान दिया कि उन्होंने बताया कि भारी बारिश के दौरान एमएनसी और कॉर्पोरेट हाउस से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील गई है। इसके साथ ही यहाँ पर भारी में धारा 144 के तहत एनएमटी यानी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव की माने तो 112 ऐसे पॉइंट की पहचान की गई है जहां जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर 16 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिनकी देखरेख में 1100 पुलिसकर्मियों और 300 के करीब वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने किसी भी आपातकाल या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। देखिए, मानसून की दस्तक जो है जिले में हो गई है। कल से मानसून संबंधित जो बारिश है, वर्षा है, वो जिले में शुरू हो गई है। इस सिलसिले में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने जो 112 पॉइंट्स थे जल भराव के, ट्रेडिशनली जहां पानी भरता था, वहां पे 16 टीमें बना करके उनकी ड्यूटी लगाई है और उसमें जो सीनियर अधिकारी हैं जिले के IAS HCS ऑफिसर्स, उनको उन टीमों का इंचार्ज बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन के लिए GMDA के, MCG के, पुलिस के और NHAI के 3-3, 4-4 ऑफिसर भी हर एक पॉइंट पे लगाए गए हैं, चाहे वो JE XCN रैंक के हों, SDO रैंक। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।